Hello everyone, I am Barkha Vats and I welcome you all to Law in Layers. We are starting with our 7th video of Environment Law series. आज की वीडियो में हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़ने वाले हैं जो कि आपका 4th टॉपिक रहेगा एनवायरनमेंट लॉ सीरीज़ में। इससे पहले की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्टेड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि फॉर्म की गई थी एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू। अगर कोई भी बॉडी किसी एक्ट के थ्रू इनैक्ट की जाती है तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, जिसका मतलब है आपका एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू 18 अक्टूबर 2010 को इनैक्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, इसको आपको याद करना है। आपका जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो 18 अक्टूबर 2010 को इनैक्ट हो गया था। एनजीटी में जब हम पढ़ते हैं एक वर्ड ट्रिब्यूनल, तो हमें एक डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बीच में। बड़ा इजी सा डिफरेंस है। ट्रिब्यूनल भी एक तरीके के कोर्ट होते हैं, बस ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो स्पेसिफिक इशू के लिए बनते हैं, जबकि कोर्ट जो होते हैं उनका पावर थोड़ा वाइड हो जाता है। जैसे कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये वो ट्रिब्यूनल हैं, ये वो कोर्ट्स हैं, एक तरीके से कोर्ट हैं जो कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग सारे मैटर्स को देखेंगे। वहीं पे जैसे सिविल कोर्ट होता है तो सिविल आपका कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, कोई फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, वो सारे इसमें आपके सिविल कोर्ट में आ जाते हैं। तो ट्रिब्यूनल का स्कोप थोड़ा कम होता है, कोर्ट का स्कोप थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जुडिशियल मेंबर्स बैठते हैं, वहीं ट्रिब्यूनल के अंदर या तो जुडिशियल मेंबर या एक्सपर्ट मेंबर कोई भी बैठ सकता है। इन दोनों में से आपके कोई भी मेंबर हो सकते हैं, जबकि कोर्ट में सिर्फ जुडिशियल मेंबर बैठते हैं। कोर्ट एक स्पेसिफिक प्रोविजंस को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल आपके एविडेंस हो गए या आपके जो भी लॉज हो गए, फैमिली से रिलेटेड है तो फैमिली लॉज हो गए, आपका सिविल मैटर है तो आपके सिविल प्रोसीजर कोड या फिर आपके जो नए लॉज आए हैं वो आपके उनको फॉलो करता है। जबकि ट्रिब्यूनल जो है वो आपके नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एनजे को। जो भी नेचुरल जस्टिस में हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, 3 मेन प्रिंसिपल होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है ट्रिब्यूनल के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट थिंग। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कि आपका जो एनजीटी है उसको लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, एनजीटी का काम क्या था कि जितने भी केसेस आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी आपको डिस्पोज ऑफ करना है। इसके अलावा आपको रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करना है उन लोगों को जिनके या तो अपना नुकसान हुआ हो, अपनी हेल्थ का या किसी चीज़ का, या फिर अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ हो, डैमेजेस कॉज टू पर्सन और प्रॉपर्टी, उनको आपको रिलीफ देना है। या फिर आपको कोई भी ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी इशू आ रहा हो एनवायरनमेंट में, जिसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में एनजीटी एक्ट किसी स्पेसिफिक इशू पे डील नहीं करता। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो उसके लिए आप एनजीटी को अप्रोच कर सकते हैं। एनजीटी से पहले नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल, ये दोनों ही चीज़ें आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को देख रही थी। लेकिन 2010 में जैसे ही एनजीटी आया उन्होंने इसको रिपील कर दिया। एनजीटी ने इसको रिपील कर दिया और अब सिर्फ एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो एनजीटी में जाते हैं। इंडिया 3rd कंट्री है जिसके अंदर एनजीटी आया। उससे पहले आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एनजीटी आ चुका था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में आया, फिर न्यूजीलैंड में आया और फिर इंडिया में एनजीटी आया। जहाँ ये हम रिपीलिंग की बात करते हैं, ये नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी और नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल, इनको रिपील किया गया है। ये सेक्शन नंबर 38 ऑफ एनजीटी एक्ट में गिवन है, जिसे हम रिपीलिंग क्लॉज बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जाके पढ़ सकते हैं। एनजीटी एक्ट में सेक्शन नंबर 38 बोलता है कि एनजीटी विल रिपील नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल। आगे बढ़ने से पहले एक बार एनजीटी एक्ट के बाइफर्केशन को पढ़ लेते हैं। एनजीटी एक्ट 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और ये 5 चैप्टर फर्दर 38 सेक्शंस की बात करते हैं। इसके अलावा 3 स्केड्यूल्स आर देयर, जिसमें से पहला स्केड्यूल जो है वो आपको बताता है कि एनजीटी किन किन केसेस पे लागू होगा। जो सेकंड स्केड्यूल है वो आपको कॉम्पनसेशन की बात करता है और जो आपका 3rd स्केड्यूल है वो बात करता है अमेंडमेंट के बारे में।
आगे बढ़ते हैं। एनजीटी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इन दोनों पे लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इशू अराइज होता है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है या इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड होगा, तो उसके अंदर कुछ अपनी अथॉरिटीज़, अपनी इनैक्टमेंट्स हो रखी है, कॉम्पोजिशन हो रखी है एक्ट में, उनके पास वो केस जाएगा। एनजीटी विल नॉट लुक आफ्टर दैट केस। एनजीटी किन किन केसेस को देखेगा वो शेड्यूल 1 में गिवन है। कहता है एनजीटी देखेगा 1974 के वाटर एक्ट को, 1977 वाले वाटर सेस एक्ट को, फॉरेस्ट एक्ट को 1980, एयर एक्ट 1981, एनवायरनमेंट एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये 7 एक्ट्स के ऊपर एनजीटी अपना पावर रखेगा। अगर इन 7 एक्ट्स में से कोई भी इशू अराइज होता है तो आप एनजीटी को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। एनजीटी हैज़ अ टोटल 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग, भोपाल, पुणे, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जिसमें से न्यू दिल्ली जो है वो मेन सिटिंग रहेगा, उसके अलावा बाकी 2 में सर्किट बेंच रहता है। सेक्शन नंबर 4 एनजीटी का बताता है उसका कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर। कहता है एनजीटी के अंदर चेयरपर्सन रहेंगे, जुडिशियल मेंबर रहेंगे, एक्सपर्ट मेंबर रहेंगे। आपके मिनिमम 10 रहेंगे जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर, और मैक्सिमम 20 होंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे 5 साल के लिए, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आप अगर एक बार बन गए हैं तो आप दोबारा नहीं बन सकते हैं। आप 5 साल के लिए आएंगे, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्लियर? हाँ, इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं कि 5 साल का मतलब क्या है। अगर चेयरपर्सन अपॉइंट हो रहा है तो उनकी मैक्सिमम एज 70 ईयर्स है। अगर आपके जुडिशियल मेंबर अपॉइंट हो रहे हैं तो उनकी मैक्सिमम एज 67 ईयर्स है। अगर आपके एक्सपर्ट मेंबर अपॉइंट हो रहे हैं तो उनकी मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है। जिसका मतलब है कि अगर आप अपने 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है आपकी, और आप 1 या 2 साल के अंदर ही आप 70 ईयर्स के हो जाते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट उसी दिन से ख़त्म कर दी जाएगी। रीज़न बिहाइंड कि आपकी एज मैक्सिमम इतनी ही लिमिट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके साथ मिलके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलके आप अपॉइंट होते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी फॉर्म की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं आपके जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर्स को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सिलेक्शन। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 के बारे में। सेक्शन नंबर 5 कहता है अगर किसी को भी चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर बनना है ट्रिब्यूनल का, तो वो पर्सन या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक प्रोविजो ऐड किया गया है जिसमें कहा गया है कि जुडिशियल मेंबर बनने के लिए आपको ये सब हो ना तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप जज ऑफ हाई कोर्ट है या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट है तो भी आप जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जुडिशियल मेंबर बनने के लिए आप या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के, या फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या फिर आप हाई कोर्ट के कोई भी जज हो, या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो, तो आप जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। एक्सपर्ट मेंबर के लिए बोला गया है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या फिर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इन चीज़ों में आपके पास प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास कुछ डिग्री होनी चाहिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही। अब आता है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 बात करता है रेजिग्नेशन के बारे में। चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर जो ट्रिब्यूनल के हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को राइटिंग में देके अपना रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन उनको 3 मंथ का नोटिस पीरियड साइन करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिलीज़ कर सकती है 3 मंथ से पहले ही, वरना उनको प्रॉपर 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। सेक्शन नंबर 10 बात करता है रिमूवल के बारे में। सेक्शन नंबर 10 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिमूव कर सकती है चेयरपर्सन को या किसी भी मेंबर को, चाहे वो एक्सपर्ट मेंबर हो चाहे वो जुडिशियल मेंबर हो, बाय 2 थिंग्स। क्या तो बाय द सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर इंक्वायरी बिठा के, या फिर अपने आप, ठीक है, इन इटसेल्फ, तो वो अपने आप भी उसको रिमूव कर सकती है।
जैसे कि अगर कोई ऑर्डिनरी ग्राउंड है, इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन हो गया, फिजिकल एंड मेंटल इनकैपेसिटी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, एब्यूज ऑफ पोजीशन हो रहा है, तो इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको रिमूव कर देगी। जबकि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक जज को अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद उस पर्सन को रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 22, जो बात करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कहता है कि अपील टू सुप्रीम कोर्ट आप 90 डेज में ले जा सकते हैं। जब भी आपको अवार्ड मिला है उस, अगर आप ट्रिब्यूनल के अवार्ड से खुश नहीं है तो आप 90 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर 90 डेज से एक्सटेंडेड पीरियड हो तो वो अलाउ किया जा सकता है, लेकिन वो किसकी चीज़ होगी, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का मन करेगा तो वो अलाउ करेगा, अगर सफिशिएंट कॉज आप प्रूव कर देते हैं तो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस जाएगा या जब भी कोई इशू जाएगा अपील में, तो उस टाइम पे आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को वो एंटरटेन नहीं करेगा, वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को करेगा। ठीक है, वो री एग्जामिन नहीं करेगा एविडेंसेस को दोबारा, वो आप उसके सामने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जाएंगे तो ही वो आपकी अपील को लेगा, वरना आपकी अपील को नहीं लेगा। ठीक है, और जब कभी भी ऐसी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, वो बाइंडिंग होता है, वो मानना ही मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक से 2-3 सेक्शन को पढ़ लेते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 14 जो बात करता है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। ये कहता है कि एनजीटी का ज्यूरिसडिक्शन रहता रहेगा सारे ही सिविल केसेस में। सिविल केसेस कौन से, जो शेड्यूल 1 में होंगे। शेड्यूल 1 अगर आपको फर्स्ट स्लाइड याद हो तो हमने 7 एक्ट्स पढ़े थे जिनके ऊपर एनजीटी अप्लाई किया जाता है, उनका सारा उन पे एनजीटी का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। इसके अलावा 14 क्लॉज 3 बताता है आपको लिमिटेशन पीरियड, कि अगर आपको एनजीटी को अप्रोच करना है तो आपको विद इन 6 मंथ अप्रोच करना होगा। आपको एक्सटेंडेड 60 डेज दिए गए हैं, लेकिन अगेन ये सफिशिएंट कॉज के ऊपर होंगे। अगर आप प्रूव कर देते हैं एनजीटी को कि आपके आने में जो देरी हुई है उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न था, तो और एनजीटी आपको अलाउ करता है तो आपको ये 60 डेज मिलेंगे, वरना आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 6 मंथ का ही है। सेक्शन नंबर 15 बात करता है कंपनसेशन के बारे में। वो कहता है कि आपके जो शेड्यूल 1 के अंदर एक्ट गिवन है, अगर उनमें से किसी भी चीज़ पे कॉम्पनसेशन होगा तो वो यहाँ से आएगा, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना या फिर रेस्टिट्यूशन करना प्रॉपर्टी का, जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, या फिर एनवायरनमेंट का रेस्टिट्यूशन करना जो कि डैमेज हुई है। तो सेक्शन नंबर 15 रिलीफ, कंपनसेशन और रेस्टिट्यूशन की बात करता है। कहता है जो भी आपको रिलीफ, कंपनसेशन या रेस्टिट्यूशन जो भी आपको चाहिए, ठीक है, आपको लिमिटेशन पीरियड दे दिया गया, आपको बोला गया अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी चाहिए तो आपको 5 साल के अंदर अंदर एनजीटी को अप्रोच करना होगा। अगेन एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है आपको 60 डेज का, लेकिन सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। एनजीटी को प्रूव कर पाओगे तो एनजीटी ये 60 डेज देगा, वरना ये 5 ईयर में ही, अगर आपने 5 साल 1 दिन कर दिया और आप नहीं प्रूव कर पाए 60 डेज वाला, आप एक्सटेंडेड पीरियड नहीं ले पाए, तो आपको ना ही कंपनसेशन मिलेगा, ना ही कोई रिलीफ मिलेगा, ना ही कोई रेस्टिट्यूशन मिलेगा। आपका जो भी ये रिलीफ, कंपनसेशन या रेस्टिट्यूशन होगा, ये एडिशन रहेगा आपके पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस का। जो भी आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलने वाला है या जो भी रिलीफ मिलने वाला है, उसमें ये एडिशन होके आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ पहले आई है तो आपको ये दोनों को कंबाइन करके दिया जाएगा, नहीं, दोनों का अलग अलग अमाउंट आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की। 16 कहता है अपील। एनजीटी के पास पावर होती है कि वो एज एन अपीलेट भी बोर्ड काम कर सकती है। अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है किसी भी ऑर्डर से, किसी भी अवार्ड से जो उसको वाटर एक्ट के थ्रू मिला हो या पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के थ्रू मिला हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू मिला हो, तो फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू मिला हो, तो वो अपील में जा सकते हैं एनजीटी के पास। फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस में कलेक्टर जो है, उसने जो भी अवार्ड या जो भी उसने ऑर्डर दिया है, अगर उससे कोई इंसान खुश नहीं है, कोई पर्सन खुश नहीं है, तो वो अपील में जा सकता है एनजीटी में। अगर वाटर एक्ट में कोई भी स्टेट बोर्ड है, उसके ऑर्डर से आप खुश नहीं हैं तो आप जा सकते हैं। बायोलॉजिकल में आपको बोला गया है बेनिफिट शेयरिंग वगैरह के बारे में, आप उससे खुश नहीं हैं तो आप जा सकते हैं अपील में। अपील में जाने के लिए जो टाइम लिमिट दिया गया है वो दिया गया है 30 डेज़ का, और इसको एक्सटेंड करके 30 डेज़ और दे दिए गए हैं।
बोला गया है 30 दिन में चले जाना, जो आपका प्रीवियस ऑर्डर है उससे 30 दिन के अंदर एनजीटी में अपील फाइल कर देना। अगर आप किसी भी रीज़न से नहीं कर पाए हैं तो आपको एक्सटेंडेड 30 डेज दिए जाएंगे, लेकिन अगेन सफिशिएंट कॉज होना चाहिए तभी। अगर आप नहीं प्रूव कर पाए सफिशिएंट कॉज को तो ये आपको नहीं मिलेगा, आपका अपील की पावर आपसे ख़त्म कर ली जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम 3 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं जो सेक्शन नंबर 20 ऑफ एनजीटी एक्ट में गिवन है। ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सेक्शन नंबर 20 में लिखे गए हैं। सेक्शन नंबर 20 कहता है एनजीटी जब कभी भी कोई भी डिसीजन देगा या कोई भी ऑर्डर पास करेगा तो उसे दिमाग में ये रखना है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों ही चीज़ों पे फोकस किया जाए, ये तीनों ही चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। ये लिखा गया है सेक्शन नंबर 20 में। सेक्शन नंबर 20 स्पेसिफिकली पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों की बातें करता है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के लिए एक स्पेसिफिकली एक सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 बोलता है कि जो कोई भी पर्सन, ठीक है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को या एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म होता है तो उसे उसका कंपनसेशन, उसे उसकी कॉस्ट बेयर करनी होगी, उसे उसके सारे के सारे जो भी उसको हार्म हुआ है वो सारे एक्शन का उसको डैमेजेस पे करना होगा। ये बोलता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये पहली बार OECD से निकला है। उसके बाद ये प्रिंसिपल आपको एजेंडा 21 में, रियो डिक्लेरेशन में, पेरिस एग्रीमेंट में, कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंडरी इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पॉल्यूशन प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स कॉरपोरेशन, इन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपका जो प्रिंसिपल है ये इन सब के अंदर लिस्टेड किया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सेकेंड प्रिंसिपल आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपको लगता है कि इस एक्शन से हार्म होने वाला है और वो भी ऐसा हार्म जो कि इरिवर्सिबल हार्म हो पब्लिक को या एनवायरनमेंट को, तो आपको उस एक्शन को रोकना होगा, आपको उस चीज़ को रोकना होगा। प्रिकॉशन, कुछ भी चीज़ अगर आपको लगता है फ्यूचर में जाके हार्म करने वाली है एनवायरनमेंट या पर्सन को, तो आप उसका प्रिकॉशन पहले से ही ले लीजिए। ये बोलता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एंड थर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार बात की गई थी ब्रंडलैंड रिपोर्ट में 1987 में। उसके बाद 1992 में रियो डिक्लेरेशन जो हुआ था या रियो कॉन्फ्रेंस जिसे हम बोल देते हैं, उसके अंदर आपका पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था। उसको कमेटी बनाई गई थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेगी। इसकी जो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार जो ब्रंडलैंड में डिफाइन किया गया था, वहाँ बोला गया था डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को, किसी रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि वो हमारी नीड भी पूरी करे और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी नीड पूरी करे। अब बात करते हैं नेचुरल जस्टिस के बारे में। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो सीपीसी के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। तो एनजीटी भी नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। एनजीटी सीपीसी के प्रोविजन के साथ नहीं बाउंड होता है, वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। वो ना ही एविडेंस एक्ट से बाउंड होता है। तभी बहुत इजी होता है इनका एनजीटी में किसी भी ट्रिब्यूनल में जाना और वहाँ पे एविडेंसेस को देना, वहाँ पे अपने केसेस को जल्दी जल्दी फिनिश कराना बहुत इजी होता है क्योंकि कोई प्रोसीजर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ नेचुरल जस्टिस फॉलो हो रहा है। नेचुरल जस्टिस के भी 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, वो फॉलो हो रहे हैं। उसके अलावा वहाँ कोई रिटर्न प्रोसीजर नहीं होता है। ये आपके लिए इजी होता है क्योंकि फैक्ट्स और आपको जो भी एविडेंसेस है, जो भी इशू है, वो आप बहुत ईजिली एनजीटी के सामने रख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाना पड़ता। हाँ, लेकिन एनजीटी जब कभी भी डिसीजन देता है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को दिमाग में रख के देगा। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी? ये हमने पढ़ा था कि सेक्शन नंबर 20 में। एनजीटी को अगर कभी भी लगता है कि जो वो क्लेम मांग रहे हैं, जो भी पर्सन क्लेम मांग रहा है वो फॉल्स है, तो वो उसके ऊपर कॉस्ट लगा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें वो उस पर अपने एंड से लगा सकता है। नेचुरल जस्टिस 3 प्रिंसिपल को फॉलो करता है, 3 रूल्स को फॉलो करता है जो होते हैं नीमो ज्यूडेक्स इन कॉसा सुआ, ऑडी आल्ट्रम पार्टन, रीजन डिसीजन। नीमो ज्यूडेक्स इन कॉसा सुआ होता है रूल अगेंस्ट बाइस, ऑडी आल्ट्रम पार्टन होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, एंड रीजन डिसीजन होता है कि वाइल यू आर गिविंग सम डिसीजन देयर शुड बी सम रीजन बिहाइंड इट।
सबसे पहले आता है न्यूमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, जिसका मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज। ये रूल अगेंस्ट बायसनेस की बात करता है। ये कहता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल एक्ट जस्टिस का जो कहता है कि कोई भी पर्सन अपने कॉज में जज नहीं होगा और जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी वो इम्पार्शियल और न्यूट्रल होगी, बायसनेस नहीं होगी। बायसनेस का मतलब है कोई ऐसा एक्ट जो कि अनफेयर एक्टिविटी की तरफ मूव करता है, चाहे वो कॉन्शियस वे में हो या आपके अनकॉन्शियस स्टेज पे हो, लेकिन वो आपको किसी अनफेयर एक्टिविटी की तरफ जा रहा है, तो वो आपका बायसनेस हो गया। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये वाला जो रूल है, ये बोलता है कि आप अपने ही केस में जज नहीं होंगे और आप जब भी किसी कोर्ट के सामने खड़े होंगे तो जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो अनफेयर, ठीक है, वो अनफेयर नहीं होगा, वो फेयर होगा, वो आप दोनों में से किसी को नहीं जानता होगा, उसका जो डिसीजन होगा वो बेटरमेंट होगा फॉर द सोसाइटी, ना कि दोनों पार्टीज में से किसी एक के लिए, वो सोसाइटी के लिए अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब होता है हियर अदर साइड एज वेल। ये भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब हियर अदर साइड, या फिर आप राइट टू फेयर हियरिंग बोल सकते हैं। जो सेकेंड पार्टी है उसको प्रॉपर चांसेस देने होंगे, उसको प्रॉपर चांस देना होगा कि वो अपने आप के लिए बोल सके, उसको बिना चांस दिए आप उसे कंडेम नहीं कर सकते हैं। किसी भी फेयर हियरिंग के लिए नोटिस और हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस क्या होता है कि जो भी अथॉरिटी डिसाइड कर रही है उसकी ड्यूटी है कि वो सामने वाले पर्सन को प्रॉपर नोटिस दे कि उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया है। नोटिस जो है वो वैलिड होना चाहिए, उसमें टाइम, प्लेस, नेचर या अदर डिटेल्स जो भी हियरिंग की है वो देनी पड़ेगी। और अगर नोटिस किसी भी तरीके से डिफेक्टिव या अनक्लियर निकलता है तो जो भी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग हुई है वो सारी टर्मिनेट कर दी जाएगी। हियरिंग में बोलते हैं कि अ फेयर हियरिंग जो होती है वो असली तरीके से तब मानी जाती है जब जिस पर्सन के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसे प्रॉपर चांस दिया जाए कि वो अपनी डिटेल्स दे, वो चाहे वो ओरल या डॉक्यूमेंट वे में, किसी भी वे में जो एविडेंसेस खुद को बचाने के लिए दे सकता है उसे वो देने के लिए अलाउ किया जाए, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर हियरिंग। नेक्स्ट आता है रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन होता है कि जो कोई भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है या प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है वो जो भी डिसीजन देती है उसके पीछे वैलिड एंड रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। पेनल्टी की बात करने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जब कभी भी कोई भी पेनल्टी लगाई जाती है तो जो भी कंपनसेशन का अमाउंट आता है, या तो वो कंपनसेशन का अमाउंट जो भी इंजर्ड पार्टी है या जिसको भी नुकसान हुआ है उसको मिलेगा, या फिर कभी कभी वो गवर्नमेंट के पास भी आता है फॉर द एनवायरनमेंट। तो सेक्शन नंबर 24 ऑफ एनजीटी एक्ट बोलता है कि जो भी अमाउंट है, जो भी आपका एनवायरनमेंट डैमेज के लिए जो भी डिपॉजिट कराने के लिए अमाउंट होता है, वो अमाउंट जो है वो जाता है एनवायरनमेंट रिलीफ फंड में। और ये एनवायरनमेंट रिलीफ फंड जो है ये आपके सेक्शन नंबर 7A क्लॉज 3 ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में बनाया गया था। ठीक है, जब पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया था तो उसके अंदर एक एनवायरनमेंट रिलीफ फंड बनाया गया था कि जब कभी भी एनवायरनमेंट को नुकसान किया जाएगा तो ऑब्वियसली हम कह रहे हैं इंजर्ड पार्टी है तो उसे कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ डैमेजेस मिलने चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो अगर एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट खराब होता है तो उसको भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो जो भी ऐसा अमाउंट आता है पेनल्टी के बाद या कुछ भी चीज़ के बाद, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज हुई है या आपके ऊपर कोई भी फाइन लगा है, उसके बाद जो भी आपका रिलीफ आएगा वो एनवायरनमेंट रिलीफ फंड में जाता है, जो कि सेक्शन 7A क्लॉज 3 में है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में। उसके थ्रू इनैक्ट किया गया है एनवायरनमेंट रिलीफ फंड, उसके पास जाता है ये सारा का सारा अमाउंट। अब आता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 बात करता है पेनल्टी के बारे में। क्या कहता है कि अगर आप एनजीटी के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो आप पे क्या पेनल्टी लगेगी। एनजीटी ने जो ऑर्डर दिया, एनजीटी ने बोला ये करना है तो करना है, आपको इतना फाइन पे करना है तो करना है, लेकिन आप नहीं करते हैं, तो कहता है कि इफ अ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट और एनी अथॉरिटी डज नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन कंटेन्ड इन एनजीटी ऑर्डर, द पेनल्टी कैन बी इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और फाइन एक्सटेंडिंग टू 10 crore और बोथ। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कितना रहता है, एक्सटेंडेड 3 years और जो पेनल्टी रहेगी वो भी आपकी एक्सटेंडेड 10 crore और बोथ, ये बोथ भी याद रखना है साथ में।
अगर आप फिर भी कंटिन्यू करते हैं तो आपका हर दिन का फेलियर जो होता है वो 25,000 रुपीज़ होगा। और आप उसके बाद भी कंटिन्यू रखते हैं, आपका 25 बढ़ता जा रहा है और उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं, तो एक टाइम के बाद आपका पर डे 1 लाख तक पहुंच सकता है। एक्सटेंडेड है ये, 25 से एक्सटेंडेड आपका 1 लाख पर डे तक पहुंच सकता है। तो ये पेनल्टी है जो आपकी सेक्शन नंबर 26 में गिवन है एनजीटी एक्ट में। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके हिसाब से स्केड्यूल 1 में जो भी आपके 7 एक्ट्स गिवन थे, क्या वो ऐड ऑन हो सकते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है वहाँ से कि अब आप हमें इस वाले एक्ट को इसके एनजीटी के एम्बिट से निकालना है, तो क्या वहाँ पे अमेंडमेंट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। सेक्शन नंबर 34 बात करता है इसके बारे में। सेक्शन नंबर 34 बोलता है पावर टू अमेंड स्केड्यूल 1। पार्लियामेंट का जो ये बना हुआ एक्ट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्केड्यूल 1 के अंदर एनवायरनमेंट की नीड के हिसाब से, अगर उसे लगता है कि एनवायरनमेंट के अंदर हमें इसे प्रोटेक्ट करना है या इसको प्रोटेक्ट करना है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर वो किसी भी एक्ट को ऐड करना चाहे, यहाँ पे अमेंडमेंट करना चाहे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग स्केड्यूल 1 में, तो वो सेक्शन 34 के अंडर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आई थिंक आपको एनजीटी समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।